वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक तरफ तो एक दूसरी लहर का खदशा है जो मुसलसल बड़ा एक और खदशा है जिसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है कि मुल्क की सियासत जो है उसका ये बदलता हुआ मौसम अब किस दर्जा हरारत तक पहुँचेगा और उस दर्जा हरारत पे पहुँचने का क्या नतीजा निकलेगा। बिल्कुल, पीडीएम का जो जलसा है कोयटा का वो परसों होने जा रहा है और उसके ऊपर कुछ सवालात उठ रहे थे बिलावल भुट्टो के हवाले से। फिर नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान और जो दीगर जमातें हैं वो तो खासी मुतहर्रिक हैं इन जलसों को कामयाब बनाने के लिए। फिर कुछ थ्रेट सामने आगे फिर हमने देखा और शाहिद खाकान अब्बासी कल खासे नाराज़ थे। उन्होंने जो है बड़ी तनकीद किया। उन्होंने कहा जी कि मुहासरा किया गया IG का, ये मामलात हुए, वज़ीर आज़म इसके पीछे हैं। एहसन इकबाल ने भी वज़ीर आज़म पर खासा गुस्सा जो है निकाला है। लेकिन इन सारी बातों को अगर समाप्त करें तो बात यह है कि अगर एक मामला होता है अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन जो कि इस वक्त बकौल हुकूमत के कि अपने ऊपर बनने वाले मुकदमात को लेकर सड़कों पर है और वो ये चाह रहे हैं कि उनके ऊपर से दबाव कम किया जाए, जो वज़ीर आज़म मुसलसल कहते हैं कि नहीं कम हो सकता, उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि वो अपने एक और बयानिए को लेकर जिसको कि वोट को इज्जत दो है और हमें जो है इलेक्शंस के ऊपर उनके एतराज़ात हैं उसको लेकर रोड्स के ऊपर है। अवाम इन दोनों बयानियों के साथ अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे हम कहाँ पर हैं इस सारी गुफ्तगू में, मतलब हम कहाँ पर खड़े हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन जब भी कोई एक वाक़या होता है ना तो उसको बड़ा हुकूमत खुद करती है। अगर एक जलसा हुआ था कराची में तो वहाँ पर ये जो अभी तक डिस्कशन हो रही है गिरफ्तारी के हवाले से, उसी के आफ्टर मैच चल रहा है, कोई नया इवेंटफुल उसमें बात जो है वो नहीं हुई। अब बात NRO की भी हो रही है और मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं जी कि हम मांग रहे हैं NRO तो हुकूमत मांग रही है, हम हुकूमत को नहीं देंगे। और एहसन इकबाल कह रहे हैं कि जी कि इन्होंने कुलभूषण को NRO रातों रात दे दिया, इन्होंने उसको हक दिया कि जी कि वो अपील कर सके और ये NRO दिया गया। ऐसी कुछ बातें आ रही हैं। शहजाद अकबर भी से जो है इसमें आगे आए हैं, लेकिन अब बिलावल GB के इलेक्शन के लिए सबसे पहले पहुंच गए वहां पर। फरा, ये तो हमने कल भी बात की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटीज जो है बहुत क्लियर है, लेकिन इस हवाले से हम जानेंगे कि क्योंकि रोल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम रहेगा आइंदा आने वाले दिनों में। और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये बताइएगा सर कि बिलावल की गुफ्तगू से भी कल ये महसूस हुआ कि स्टेट अबव स्टेट, वो जो एक मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था, तो ये आप जब मुस्लिम लीग नून ये कहती है तब आप कहते हैं कि हम इस बात को तो इतना नहीं मानते, हमारा तो मसला जो है वो कुछ और है। तो क्या अब सिविल मिलिट्री महाज आरई का एक नया बयानिया कोई शुरू हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो राब्ता किया चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, वो तो चाहते हैं कि मामलात को सुलझाया जाए, इसीलिए उन्हें राब्ता किया। लेकिन जो फेडरेशन की गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी जो रवैया है या उसका जो रिस्पांस है इस सारे इंसिडेंट पे, वो बड़ा शर्मनाक है। जो उनके मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं, लोगों को, मुखालिफिन को गालियां देने से गरीब आवाम के मसाइल हल नहीं होते। वो रोज़गार चाहते हैं, वो रोटी चाहते हैं, वो रिहाइश चाहते हैं, वो मकान चाहते हैं। तो इनका तो रवैया ये ऐसा है कि ये मामलात को ख़राब करने पे तुले हुए हैं। बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है, लेकिन हुकूमत वक्त तो कहीं नज़र नहीं आती। ठीक है बुखारी साहब, ये बताइएगा कि सूबाई हद जो है आपकी, उस पर ये इल्ज़ाम लग रहा है वफाक की जानिब से कि जो छुट्टी पर पुलिस जा रही थी वो आपकी हुकूमत के कहने पर जा रही थी, कि जैसे ही जाके बिलावल साहब ने और वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात की उन्होंने ये फैसला मौखर कर दिया। इसी कहते हैं कि नासमझ ये हुक्मरान है, ये नासमझ ये बुज़रा है, जिनको रियासत को चलाने का तरीका ही नहीं पता है। और ऐसी गुफ्तगू वो शख्स कर सकता है जिसको ना तो अक्ल और दानिश उसके करीब से गुजरी हो। इनको समझना चाहिए कि मुल्क बड़े नाजुक हालात में है, इकॉनमी की सूरत हाल क्या है, रोज़मर्रा की अशिया लोगों की दस्तरस से बाहर चली गई हैं, इसलिए इनको वो इक़दामात उठाने चाहिए कि कॉमन आदमी को रिलीफ मिल सके। लेकिन इनकी तरफ तो उस तरफ ध्यान ही नहीं है। आपने देखा जो सेनेट में जवाब आया कि मिनिस्टर्स की गाड़ियों पे खर्चा कितना आ रहा है, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ 4,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा पेट्रोल ये खा गए हैं, 4,000 करोड़ से ज़्यादा ये उनकी मेंटेनेंस में चले गई है। अब इनको किफ़ायत शारी नज़र नहीं आती, अब इनको वो नज़र नहीं आते कि ये जो शाह खर्चियाँ इनकी हैं, और सिर्फ ये अपनी अपोजिशन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। खुदारा हम इनसे कहते कि जिस तरह भी मांगे तांगे का इक़्तिदार आपको मिल गया,
इस इक़्तिदार को आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, आपके इल्म में है कि जब ये सारा वाक़या हुआ तो जो दरख्वास्त की गई बिलावल भुट्टो की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आर्मी चीफ से की गई कि वो और इदारों से की गई कि वो इस वाक़े का नोटिस लें और अपनी तहकीकात भी कराएं। एतराज़ जो हुकूमत की तरफ से वो ये है, और बाकी लोगों के जहन में भी ख्याल आता है कि आप तो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं और ये दोनों इदारे जो हैं वफाकी हुकूमत के मातहत हैं, तो दरख्वास्त तो वज़ीर-ए-आज़म से की जानी चाहिए थी। तो आप तो खुद इदारों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये इस मामले में भी वजाहत कर दीजिएगा कि ये क्यों हुआ। जो वज़ीर-ए-आज़म रिस्पॉन्ड न करे इस सारे इंपॉर्टेंट इशू पे, जहाँ पे एक यूनिफॉर्म फोर्स में अनरस्ट पैदा हो जाए, जहाँ पे ये आ जाए कि एक प्रोविंस के इंस्पेक्टर जनरल को और पुलिस को उसके साथ ये रवैया इख्तियार किया जाए और उसकी जगह उसके कैबिनेट मेंबर्स एक बेबुनियाद गुफ्तगू करें और बेमानी गुफ्तगू करें और इल्ज़ाम तराशी की गुफ्तगू करें, तो फिर उनसे हम कैसे करते। आर्मी एक्ट जो है 1952 का, उसी पे अमल दरामद करते हुए हम समझते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इन्वेस्टिगेशन की है। लेकिन मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि ये यूनिफॉर्म पर्सनल्स के लिए, लेकिन एक जनरल इंक्वायरी जो है कि आया कोई ऑफेंस कमिट हुआ कि नहीं हुआ, किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की, कानून तोड़ा, आइन की खिलाफ वर्जी की, वो तो मिनिस्ट्रियल कमेटी है, वो इसको एग्जामिन करेगी और वो कंक्लूजन ड्रॉ करके चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने रखेगी। जी ठीक है। नैयर बुखारी साहब, ये बताइएगा कि इस पूरी सूरत हाल पर भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई है। क्या हमें बहुत ज़्यादा मोहतात और इस पर बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं बरतनी चाहिए कि ये जो सारे मामलात हैं इस पर दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है? देखिए जी, भारत को हमारा पैगाम है, भला हम हमारे कुछ भी इश्यूज इंटरनली हो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ हम जक जाए। जब भी तुम्हारे साथ मैच पड़ेगा, सारी कौम आर्म फोर्सेस यकजा है, और अगर तुमने किसी गलत फहमी में या खुश फहमी में कुछ एग्रेशन की सोच है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वैसे गुलशन बाग कहाँ वाक़े है? मैंने तो जिंदगी में गुलशन बाग जो है वो नहीं देखा। ये तरकीब भी सुनी है आपने? हाँ अच्छा। हाँ, मैं तो वो शेयर भी किया ट्विटर पे और मैंने तो लिखा भी उन्हें, मैंने कहा ये आपने ख्वाब देखा है या ये आपका ख्वाब है? हाँ। दोनों सूरतों में पूरा नहीं हो सकता, इसलिए कि ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा। लेकिन आफरीन है उनके ऊपर भी ना, क्या वो कहते हैं ना, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। गुलशन बाग कैसी तरकीब उन्होंने की है। आखिर वहाँ पर उर्दू बोलने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या ये तरकीब बन सकती है कि नहीं बन सकती। आबे जमजम का पानी जिस तरीके से हम कह देते हैं ना फरा, ये वही वाली चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने बातें की है, उसका मजाक पूरी दुनिया में उड़ रहा है, लेकिन हमें भी मोहतात होना है। बिल्कुल, दो लड़ते हैं तो तीसरा फ़ायदा उठाता है। सो हमारी जो अंदरूनी जब भी चपकलिश होती है तो दुनिया जो है वो उसका अपनी मर्जी का इंटरप्रेट करती है और उसे इंप्रेशन लेती है। इसी हवाले से हम बात करेंगे, हुकूमत की जिम्मेदारी भी तो है ना कि वो इस सियासी दर्जा हरारत को मेनटेन करे, मुल्क के अंदर अमन अमान, सुकून, एक रवादारी, एक बर्दाश्त, एक तहम्मुल का माहौल जो है वो पैदा करे। सो सदाकत अब्बासी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सदाकत अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि अब तक हुकूमत ने क्या किया है सियासी पारा कम करने के लिए? सारी दुनिया में पाकिस्तान के सियासी बहरान की खबरें जो हैं वो गर्म हैं, तो आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी तो ये हुकूमत की है कि वो चीज़ों को नॉर्मलाइज करे और उन्हें एक वर्किंग रिलेशंस को मेंटेन करे? देखें, ये एक आर्जी, एक मसनूई किस्म की खबरें हैं, इनमें इनकी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत और तीनों सूबाई हुकूमतें अपनी अक्सरियत से अपनी पूरी पावर में काम कर रही हैं। हमारी अपोजिशन ने बदकिस्मती से वो बयानियाँ पकड़ ली है जिसको का मवाद उनको फराम करने के लिए उनको बहुत उल्टी सीधी हरकतें करना पड़ी हैं और वो आए दिन एक्सपोज हो रहे हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि इन बातों से पाकिस्तान जो दुश्मन है वो बड़ा खुश होता है, लेकिन मैं तो इसको आर्जी समझता हूँ, ये वक्ती बात है। अब एक कमेटी सिंध गवर्नमेंट ने बना दी है उस इशू पे और एक कमेटी आर्मी चीफ ने बना दी है। वो कमेटी जो फैसला करेंगी वहाँ इदारों के रोल का तयन हो जाएगा और किसकी गलती है वो बात समझ आ जाएगी। और ये डे टू डे एक मैटर, मेरे नहीं ख्याल कि इससे कोई कौमी सियासत या कोई इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज। जी ठीक है सदाकत अब्बासी साहब, यहाँ पर ये बता दीजिएगा कि सिंध हुकूमत भी कर लेगी और जो दूसरी कमेटी है वो भी काम करेगी। वफाक इसमें क्या कर रहा है? अपना रोल प्ले कर रहा है, नहीं कर रहा? टेंशन डिफ्यूज करने के लिए हमेशा से कमेटीज बनाई जाती थी, ऑपोजिशन के पास भेजी जाती थी। क्या वो कमेटीज वफाकी हुकूमत नहीं बनाना चाहती है? क्या उधर ध्यान ही नहीं है?
देखिए, हमारी सियासत में हमेशा होता है कि अपोजिशन जब शोर शराबा करती है उसको बिठाया जाता है, कुछ लो और कुछ दो किया जाता है, और वो हमें हमारा माजी बड़ा तल्ख है इस मामले में, और वो कुछ लो कुछ दो बदकिस्मती से वो है ये केसेस का ख़त्म करना, इस पे NRO देना, करप्शन के केसेस की माफ़ी। जिस दिन हम ये कर देंगे वो अपोजिशन तो खुश हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के वो 2.25 करोड़ वोटर और उनके पीछे कई 20 करोड़ अवाम जिन्होंने हमें और तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को तब्दीली के लिए वोट दिया था, वो हमसे रूठ जाएंगे। और पाकिस्तान में जो तब्दीली की और स्टेटस को तोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश और जद्दोजहद चल रही है, उसको शिकस्त हो जाएगी। लिहाजा हम समझते हैं कि ये माफिया अपने आखिरी सांसों पे है और ये जो बहुत फड़फड़ा रहे हैं ये इनकी सियासी अंजाम के करीब है। अभी आज बड़ी अच्छी खबर आई है कल कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो नैब के और अकाउंटेबिलिटी के केसेस हैं इनको डे टू डे हियरिंग करें ताकि जल्द ये मामला हल हो और जल्द इनको ये अपने मंतकी दाम तक पहुँचे और जल्द जो लूटी हुई दौलत है उसका हिसाब किताब भी। दो बातें की हैं और ये दोनों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। नंबर एक तो ये कि करप्शन का खात्मा होगा और दूसरी ये कि तब्दीली आएगी। सर, दूसरी चीज़ की बात पहले, तब्दीली कहाँ आई है? अवाम के हालात तो बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। महंगाई के आदाद शुमार पे तो आपकी अपनी काबीना में बहस हो जाती है, आप लोग आपस में उलझ पड़ते हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार करार देते हैं। दूसरी बात पे आ जाएं, जो आपने गिरफ्तारियां करनी थी, अब तो जो आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसने भी सपोर्ट कर दिया है कि हाँ जो मुजरिम है उसको सियासी पनाह नहीं मिल सकती है, वो नहीं रह सकते बरतानिया में। अब बताइए कि क्या मुश्किल है दरपेश है आपको, क्यों नहीं नवाज शरीफ को आप वापस लेकर आ सकते और कब तक लाएंगे? देखिए, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हमें अपने निज़ाम इंसाफ पे जो उठे हुए सवाल हैं कि जी सिर्फ एहतसाब गरीब और छोटे चोर का होता है, बड़ा चोर यहाँ पे याशी करता है, इस बयानिए को और इस फीलर को ख़त्म करने के लिए नवाज शरीफ को लाना है और हुकूमत वो तमाम रास्ते और तमाम तरीके इस्तेमाल करेगी जिसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन बनाई जा सके। तो वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि हुकूमत और बैनुल-अक़वामी इदारे भी समझते हैं। ये लंदन के अखबारों में इनके बारे में इनकी कहानियाँ और इनकी जो स्टोरियाँ हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, वो उनकी अखबार और उनके टीवी रिपोर्टिंग करते रहे। लिहाजा आजकल दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, सबको पता है कि किसके साथ सियासी इंतकाम हो रहा है और कौन जो है वो असल में करप्ट है। और मेरा ख्याल है कि दुनिया मनी लॉन्ड्रर्स के लिए और करप्ट लोगों के लिए तंग होती जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी खबर है और हमें पूरा यकीन है कि हम नवाज शरीफ साहब को वापस ला के यहाँ जेल में उन लोगों के साथ रखेंगे जो लोग और इनकी जिनने जुर्म के इर्तिकाब किया है, ना ये कि बाकी लोग सजाएं भुगते हैं और नवाज शरीफ लंदन की सड़कों पे हमारे यहाँ जुर्म करके सजा पा के। ठीक है सदाकत अब्बासी साहब, ये बता दीजिएगा कि अपने मुखालिफिन को गद्दार करार दे देना, फिर से एक ऐसी मुहिम का सामने आ जाना, क्या पाकिस्तानी सियासी निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को इसका नुकसान नहीं होगा? देखिए, गद्दार कोई किसी को भी नहीं कह रहा। अगर FATF के मामले पे अपोजिशन जो है, जब पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाने की कोशिशें हो रही हैं और पाकिस्तान की अपोजिशन कहे कि हमें हमारे नैब के केसेस माफ़ करें वरना हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट देंगे, तो वो बयानिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी दुश्मनों की सपोर्ट है। हम समझते हैं कि ये केसेस तो बनेंगे। गद्दार वाली बात मैं आपसे एग्री करता हूँ, यह मुल्क दुश्मन बयानिया तो है, लेकिन गद्दारी का अभी मेरा ख्याल है कि इट्स टू अर्ली टू कमेंट। हम समझते हैं कि अपोजिशन जो है वो नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद उनको एहसास हो गया और वो उस बयानिए में वापसी कर रहे हैं। तो अगर वो कहते हैं सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। हमें उनको गद्दारी वाली बातों पे तो हम समझते हैं कि कोई मार्जिन है, करप्शन वाली बातों पर ना हमें पूरा यकीन है करप्शन की भी है और ना हम उनको छोड़ना चाहते हैं ना। ये भी बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बासी साहब, ये भी खुश आइंदा है कि गद्दारी वाली बातों पे भी अगर यू टर्न ले लें तो ये यू टर्न जो है ये बहुत अच्छा है। आज रोजनामा 92 न्यूज़ के मुताबिक जो मैंने पढ़ा है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म ने कुछ वज़रा से नाराज़गी का इज़हार किया है कि आप मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे हैं, ये आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। हाँ, मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो अब मुंह तोड़ जवाब जो है वो हुकूमत के हक में जाएगा या अपोजिशन के हक में जाएगा,
इसका फैसला हुकूमत को खुद करना है ठंडे दिमाग के साथ बैठ और के। फराज, जो असल हुकूमत की दुश्मन है चीज़ और हुकूमत और वज़ीर आज़म बार बार कहते रहे हैं वो है महंगाई, और इसका जिक्र हम करते हैं। आम आदमी को महंगाई से लेना देना शायद अब केसेस से उनका उतना ताल्लुक नहीं रह गया, कोई रिकवरीज नहीं हो रही। कभी भी नहीं था केसेस से अवाम का ताल्लुक ये था कि बहुत सारा पैसा वापस आएगा, वो जब नहीं आया तो वो हालात बदलेंगे, मुल्क की तकदीर बदलेगी, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, वो तो हुआ नहीं, इसलिए वो इररेलेवेंट होता जा रहा है। उल्टा आटा, दालें, चावल, चीनी सब चीज़ें जो है वो उनकी पहुंच से बाहर हो गए और जो हालात है वो बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं, जिसको वज़ीर आज़म भी मुसलसल नोटिस कर रहे हैं और इकदाम ले रहे हैं। इस हवाले से हम जानेंगे कि एक बहुत अहम इदारा है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, जिसकी जिम्मेदारी यही है कि वहाँ मयारी अशिया अर्जा नरखों पर जो है वो मुहैया करे। तो इसकी मौजूदगी में क्यों वज़ीर आज़म को ज़रूरत पड़ी को टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी लगाएं और बाजार बनाए जाए, सहूलत बाजार बनाए जाए। सो इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हैं उमर लोधी साहब, MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस लोधी साहब एंड वेलकम इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। फरमाइएगा सर कि ये यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जो है ये इफेक्टिव नहीं उस तरह से हो पा रहा महंगाई को कंट्रोल करने में और मयारी और सस्ती अशिया फराहम करने में। अगर ये है तो फिर सहूलत बाज़ारों की क्या ज़रूरत? थैंक यू सो मच जी, अच्छा क्वेश्चन आपका। पहले तो जहाँ तक प्राइस कंट्रोल की बात है कि हम जो हमारी जो टोटल आउटलेट्स हैं वो 4000 है पूरे पाकिस्तान में, तो हम तकरीबन 5 से 4% पाकिस्तान रिटेल नेटवर्क का टोटल जो है हमारा उस नंबर्स में अगर आप देखें 4 से 5% हम उसका कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे लिए अब हमारा ये है कि जो प्राइसेस हैं हमारे तमाम स्टोर्स पे आज भी 800 रुपये का आटा है, 68 रुपीज़ की चीनी है, 170 रुपीज़ का घी है और ये अवेलेबल भी है। ठीक है, किसी वक्त तहसील में अगर कमी बेशी हो जाती है तो वो और बात है, अदरवाइज ये आज भी जनवरी से लेकर आज तक अवेलेबल है। क्या हम प्राइस कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं? हम प्राइस मॉडरेटर्स ज़रूर हैं, हम प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज पाकिस्तान का रिटेल यूनिवर्स जो है वो 7,50,000 से के करीब है। तो उसमें अगर आपकी 4% कंट्रीब्यूशन होगी, यस ये ज़रूर है कि एक एवरेज हाउस होल्ड के लिए ये प्रोडक्ट्स जो है आटा, दाल, चीनी, घी और चावल इसकी अवेलेबिलिटी हो और ये लोग अब हमारे पास आ रहे हैं और हम ले रहे हैं और जनवरी से अब तक हमारे पास स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं और हमारी प्राइसिंग भी वही है जो जनवरी में हमने फिक्स की। जी ठीक है। उमर लोधी साहब ये बताइएगा, यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो ये शिकवा करते हैं कि अक्सर चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं और अगर कुछ चीज़ें मौजूद हों तो उनकी क्वालिटी वैसे नहीं होती, फिर हमें बाहर ही जाना पड़ता है, फिर हमें मार्केट में जाकर ख़रीदना पड़ता है। ये बात कितने हद तक दुरुस्त है? और आटा दालों की कीमतों में इजाफे की खबरें आ रही थी। हेलो जी लोधी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमें आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है जी, लोधी साहब? अभी मुझे आई लॉस्ट यू इन बिटवीन। जी ठीक है। लोधी साहब ये आपसे पूछना चाह रहे थे। मैं जी आपका सवाल का जी ठीक है, आपने सुन लिया। ठीक, जी बताइए। जी पहला सवाल तो आपका ये था कि जी क्या हम क्वालिटी पे मैं एड्रेस कर लेता हूँ। देखिए, मैं किसी शुगर मिल के पास या आटा मिल के पास या दाल के पास नहीं जाते कि हमें आप बुरी क्वालिटी की दें। वो चीनी जो प्रोड्यूस हो रही है आम मार्केट के लिए हमारे लिए भी, और हम भी उन्हीं से ख़रीदते हैं और उन्हीं से हम आटा ख़रीदते हैं। तो क्वालिटी अगर पहले कोई शिकायत थी तो अब हमें क्वालिटी का कोई इशू नहीं है और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वालिटी इज़ नॉट एन इशू। आते हैं मेन इशू है जी अवेलेबिलिटी का, जो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। उसका मैं आपको जवाब ये देता हूँ कि जी इस वक्त हमारी जो पास जो चीनी अवेलेबल है वो 68 रुपीज़ की है और मार्केट में जो चीनी की अगर आप प्राइस देखें वो वेल अबव 100 की है। तो जब आपके पास 68 रुपीज़ की होगी और मार्केट में अगर इतना प्राइस के डिफरेंशियल, इतना बड़ा गैप आता है तो हमारे लिए सप्लाई एंड डिमांड मीट करना बहुत मुश्किल हो जाती है बिकॉज आपके पास जितना भी स्टॉक आता है वो इमीडिएटली निकल जाता है। इसी तरह आटे पे आ जाइए, 800 रुपया वर्सेस 860 एंड अबव, और अगर घी पे आ जाए तो घी प्राइसेस में इतना डिफरेंस है। तो इसका सिर्फ मैं यूटिलिटी स्टोर्स के मैं मार्केट के लिहाज से जवाब नहीं दे सकूंगा, बट एज यूटिलिटी स्टोर्स कंसर्न तो हमारा प्राइस डिफरेंशियल इतना होने की वजह से हमारे लिए वो सप्लाई एंड डिमांड पूरी करना डेफिनेटली मुश्किल हो रही है और इसलिए आपको गैप्स भी नज़र आते हैं और शायद कुछ अर्से तक ये
बरकरार रहेगा। अच्छा लोधी साहब, ये भी फरमाइएगा कि बाज़ औक़ात इस तरह की खबरें भी होती हैं और कुछ सोशल मीडिया पे फुटेजेस भी आ जाती हैं कि इंटरनली जो एम्प्लॉइज़ हैं या फिर लोग जो काम करते हैं वो इस तरह के मामलात में मुलव्वस होते हैं कि चीनी का अगर स्टॉक है और बकौल आपकी कीमत का इतना फ़र्क है तो यहाँ से उठा के ओपन मार्केट में डाल दें। इस तरह के मामलात के सद्देबाब के लिए भी क्या इकदाम किए गए? और अभी पिछले दिनों कुछ चीज़ों की अशिया के नर्क जो हैं वो बढ़े थे, जबकि आप कह रहे हैं कि जनवरी वाले रेट्स जो हैं वही अभी तक लागू हैं, जबकि अभी पिछले दिनों यूटिलिटी स्टोर्स ने तेल की कीमतों में इजाफा किया है, दूध महंगा किया है, इस तरह के कुछ आइटम्स हैं जिसमें इजाफा किया गया और वो रिपोर्ट हुआ था। जी, मैं अब इस पे, ये अच्छा आपने सवाल किया जी। मैं आता हूँ जी, आटा, चीनी, घी, दालें और चावल, ये वो आइटम्स हैं जो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और जो ये सब्सिडी मिल रही है इसकी प्राइस आज भी, दूध इस सब्सिडी में, यूएचटी मिल्क इस सब्सिडी में शामिल नहीं है, चाय इस सब्सिडी में शामिल नहीं है, और बाकी साबुन और ये चीज़ें इस सब्सिडी में शामिल नहीं है। तो ये जो 5 अशिया मैंने आपको बताई, इनके निर्ख आज भी जनवरी से लेकर और एज ऑफ टुडे वही हैं। हाँ जी, अगर दूध की प्राइसेस बढ़ी हैं तो दूध की प्राइसेस मैं नहीं बढ़ा रहा, दूध की प्राइसेस का जो इशू है वो मैन्युफैक्चरर अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं तो मुझे बढ़ानी पड़ती है। तो मार्केट में जो प्राइस दूध की मार्केट में होगी वही हमारे पास होगी। आप मुझे ज़रूर क्वेश्चन करें कि अगर गवर्नमेंट की सब्सिडाइज प्राइस पे प्राइस बढ़ती है तो वो ज़रूर आपका क्वेश्चन वैलिड बनता है। वेयरएज अगर यूएचटी मिल्क बढ़ गया, चीनी और चाय अगर उसकी प्राइस बढ़ती है तो वो मैन्युफैक्चरर बढ़ाता है, तो हमें बहस मजबूरी हमें भी बढ़ानी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। और वो जो मैंने बात की थी कि बाज़ औक़ात मुलाज़मीन चीज़ें गायब कर देते हैं, इसके ऊपर भी नज़र रखी जाती है कि ब्लैक मार्केट ना हो, यहाँ से चीज़ें ओपन मार्केट में महंगे दामों ना हो। बिल्कुल जी, हमारी कोशिश पूरी है, मैं इस पर 100% गारंटी, लेकिन हमारी कोशिश पूरी है, हमारी विजिलेंस टीम में है, हम स्पॉट चेक्स भी कर रहे हैं, और अगर हमारे किसी जगह ये बेकायदगी हमें मिलती है तो उस पर हम बहुत सख्त एक्शन ले रहे हैं और लेंगे। बिल्कुल, इसमें किसी की कोई बचत नहीं, लेंगे। उमर लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उमर लोधी साहब, और आज ये चीज़ें क्लियर हुई कि यूटिलिटी स्टोर्स पर हर चीज़ पर सब्सिडी मौजूद नहीं, और ये सही भी है, इसलिए कि कुछ चीज़ें जो है वो अशियाए तायुश में आती हैं और वो चीज़ें जो हैं उनको अगर आप खरीदते हैं तो लग्जरी, लेकिन बच्चों का दूध जो है उसको भी अगर सब्सिडाइज कर दिया जाए तो अव्वल तो बच्चों को माँ का दूध ही बेहतरीन ग़िज़ा है उनके लिए। ब्रेक के लिए रुकना और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात।